नमस्कार दोस्तों। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सोचने में थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, और अजीब इसलिए क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि किसी देश का कानून एकदम पत्थर की लकीर होता है। एग्जैक्टली दुनिया का सबसे ताकतवर कानून वही होता है जो पूरे देश की किस्मत तय करता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सर्वोच्च कानून देश का संविधान खुद को ही बदलने की ताकत रखता हो। राइट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? और अगर वो खुद को इतना बदल ले कि उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाए, तो क्या वो वही कानून रहेगा? आज हम दोस्तों इसी मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं। हम भारतीय राजव्यवस्था के उस हिस्से को समझेंगे जो इस संविधान को एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ वकीलों के पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक देश का कानून वक्त के साथ सांस लेता है, अपनी पुरानी स्किन उतारता है और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करता है। सही कहा आपने। ये जो सांस लेने वाली बात है ना, मुझे लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखिए, क्योंकि कोई भी समाज ना कभी एक जगह रुका नहीं रहता। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला है कि वहां की संसद ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं समझती। अच्छा, मतलब वहां बदलना इतना आसान है? बहुत आसान। और दूसरी तरफ अमेरिका का संविधान है, वो इतना रिजिड या कठोर है कि पिछले 200 से ज्यादा सालों में वहां बमुश्किल 27 यानी 27 अमेंडमेंट्स यानी संशोधन हो पाए हैं। बाप रे, सिर्फ 27? हाँ, लेकिन जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया गया। उन्होंने इसको ना तो पूरी तरह से मोम बनाया जिसे कोई भी पिघला दे, और ना ही ऐसा पत्थर जिसे तराशने में सदियां लग जाएं। राइट, ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक बहुत ही ब्रिलियंट बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। ये जो बैलेंस बनाए रखने का काम है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 के आर्टिकल 368 को दिया गया है। एग्जैक्टली, आर्टिकल 368 ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है। हाँ, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो संसद को यानी पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने की पावर देता है। संसद चाहे तो किसी भी रूल को जोड़ सकती है, बदल सकती है या उसे पूरी तरह हटा सकती है। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम 1970s के दशक की उथल-पुथल को देखें तो एक बहुत क्लियर लाइन खींच दी गई थी। वेट, आप केशवानंदा भारती केस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, 1973 का वो हिस्टोरिकल केशवानंदा भारती केस। उस दौर में जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था कि भाई सुप्रीम कौन है। हाँ, पार्लियामेंट को लगता था कि आर्टिकल 368 का यूज करके वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सिर से पैर तक बदल सकते हैं। राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक ऐसी थियरी पेश की जिसने पूरी गेम ही पलट दी, और वो थी बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। ओह, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये बहुत फेमस है। हाँ, अदालत ने साफ कहा कि देखिए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई जरूर कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल आत्मा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय या ऐसे ऑल्टर नहीं कर सकती कि उसका रूप ही बदल जाए। इसको हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने एक बहुत पुराना आलीशान घर खरीदा है। अब टाइम के साथ नए मालिक की जरूरतें तो बढ़ेंगी। बिल्कुल बदलेंगी। तो वो उस घर की दीवारों का रंग बदल सकता है, नई लाइट्स लगा सकता है, पुरानी खिड़कियों की जगह मॉडर्न शीशे लगा सकता है। ये सब मॉडिफिकेशन जरूरी हैं ताकि घर में आराम से रहा जा सके। लेकिन क्या? लेकिन रिनोवेशन के नाम पर वो उस घर की नींव नहीं खोद सकता, या उन मेन पिलर्स को जो लोड बेरिंग वॉल्स होती है ना, उनको नहीं गिरा सकता जिन पर पूरी छत टिकी हुई है। क्योंकि अगर वो पिलर गिरे तो वो घर घर रहेगा ही नहीं, बस मलबे का ढेर बन जाएगा। एग्जैक्टली। संविधान का मूल ढांचा भी वही लोड बेरिंग वॉल्स हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सब उस घर की नींव हैं। ये एग्जाम्पल सच में बहुत परफेक्ट है ये समझने के लिए कि लिमिट्स कहाँ हैं। आप बाहरी रूप रंग बदलो, लेकिन उस स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राइट। अब ये तो बात हो गई कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा पेचीदा सवाल ये है कि भाई ये बदलाव का बटन दबाता कौन है? हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है? बेसिकली ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है? यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है। हम अक्सर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की बात करते हैं ना, जिधर सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स क्लियर कट बटी हुई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब संविधान में बदलाव शुरू करने की बात आती है
तो ये पावर स्टेट्स की असेंबलीज के पास तो है ही नहीं। कोई भी अमेंडमेंट बिल सिर्फ और सिर्फ संसद में यानी लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। सही पकड़ा आपने। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या राज्यों को इस शुरुआती प्रोसेस से बाहर रखना फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एक बहुत डीप सोच थी। ये बेसिकली संविधान के उस सेंट्रलाइज्ड टिल्ट को दिखाता है जो उस वक्त देश की यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी माना गया था। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए। हाँ, उनका मानना था कि जब देश के सुप्रीम लॉ को बदलने की बात हो तो अप्रोच पूरी तरह से नेशनल होनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन के लोकल इंटरेस्ट से मोटिव नहीं होना चाहिए। ओह, मेक सेंस। अगर हर स्टेट को अमेंडमेंट शुरू करने की छूट मिल जाती तो सोच के देखिए कितनी केओस होती। हर दिन कोई ना कोई स्टेट एक नया कंट्रोवर्शियल बिल ले आता, फिर एक नेशनल कंसेंसस यानी आम सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसलिए ये स्टार्ट करने की चाबी सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई। और मजे की बात दोस्तों ये है कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस चाबी को घुमाने के लिए आपको सरकार का मिनिस्टर होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। कोई भी प्राइवेट मेंबर यानी एक ऐसा एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए प्रेसिडेंट से पहले से परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल लाना आसान है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है वोटिंग के टाइम। ऑर्डिनरी कानून पास करना एक अलग चीज है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए ना एक स्पेशल मैथ की जरूरत होती है, जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी, राइट? और ये शर्त पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अलग अलग पूरी होनी चाहिए। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, तो चलिए आज इसका मैथ्स डिकोड करते हैं। इसमें 2 शर्तें एक ही टाइम पर पूरी होनी चाहिए। हाँ, 2 शर्तें। पहली शर्त यह है कि हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा हिस्सा इसके सपोर्ट में होना चाहिए। इसको हम एक एब्सोल्यूट फ्लोर कह सकते हैं। राइट। और दूसरी शर्त यह है कि उस दिन हाउस में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 यानी 2/3 हिस्सा उस बिल के पक्ष में वोट करे। क्या मैं ये ठीक समझ रही हूँ? आप इसको एकदम ठीक एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ताकि ऑडियंस को क्लियर हो जाए। मान लीजिए लोकसभा की टोटल मेंबर्स की संख्या 545 है। ठीक है। तो पहली शर्त जो आपने एब्सोल्यूट फ्लोर बताया, उसके हिसाब से कम 273 मेंबर्स का हाँ कहना जरूरी है, चाहे उस दिन हाउस में कितने भी लोग क्यों ना बैठे हों। 273 तो चाहिए ही। गॉट इट। 273 इज द मैजिक नंबर। अब मान लीजिए किसी दिन हाउस में सिर्फ 300 मेंबर्स ही प्रेजेंट है। अब इन 300 का 2/3 हिस्सा कितना होता है? 200। हाँ, 200। अगर वो 200 लोग बिल के सपोर्ट में वोट दे भी दे, जिससे दूसरी शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी बिल पास नहीं होगा। ओ, क्योंकि वो 273 वाले एब्सोल्यूट फ्लोर से नीचे रह गया। एग्जैक्टली। दोनों पैरामीटर्स पर खरा उतरना जरूरी है। ये मैथ इसलिए रखा गया था ताकि कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ एमपी उस दिन छुट्टी पर थे या हाउस में नहीं आए थे। ये तो बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर है। लेकिन सोचिए, अगर एक हाउस ने ये मुश्किल टेस्ट पास कर लिया, मान लीजिए लोकसभा ने अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कर दिया और फिर राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा? डेडलॉक। हाँ, डेडलॉक। नॉर्मल बिल्स के केस में तो हमने देखा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। क्या संविधान संशोधन में भी ऐसा कोई शॉर्टकट है? नहीं, यहाँ पर कोई शॉर्टकट काम नहीं आता, और ये पर्पसफुली किया गया है। अगर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट होती है तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है। वो बिल वहीं उसी वक्त कैंसिल हो जाता है। वेट, ट्रूली? सीधा कैंसिल? हाँ, और इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर जॉइंट सिटिंग होती तो लोकसभा हमेशा हावी हो जाती क्योंकि उनके पास नंबर्स ज्यादा हैं। राज्यसभा, जो बेसिकली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, उसकी आवाज वहां दब जाती। अच्छा, राइट। तो जॉइंट सिटिंग ना होने का सीधा मतलब यह है कि राज्यसभा के पास संविधान में बदलाव को रोकने का एक एब्सोल्यूट वीटो पावर है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये पॉइंट सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कैसे हर रूल के पीछे पावर को बैलेंस करने की कोशिश की है। खैर, चलिए मान लेते हैं कि दोनों हाउसेज ने अपने अपने स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कर दिया। ठीक है, दोनों से पास हो गया। अब ये फाइनल सिग्नेचर के लिए जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट की क्या रोल रह जाती है इसमें? यहाँ एक ट्विस्ट है। 1971 में जो 24th अमेंडमेंट आया था, उसने एक बहुत बड़ा रूल चेंज किया।
उससे पहले सिचुएशन थोड़ी अनक्लियर थी, लेकिन इस अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट के लिए ये कंपल्सरी कर दिया कि उन्हें अपनी सहमति यानी एसेंट देनी ही पड़ेगी। ओ, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उनके पास आता है तो वो ना तो उसे अपने पास रोक कर रख सकते हैं और ना ही पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि भाई इस पर रिकंसिडरेशन करो, इसको वापस ले जाओ। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पर्टिकुलर मैटर में प्रेसिडेंट के पास सच में कोई वीटो पावर है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एक बार जब जनता के चुने हुए एमपीज ने एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ देश की मर्जी बता दी, तो एक इनडायरेक्टली चुना गया हेड उस डेमोक्रेटिक विल को ना बोल ही नहीं सकता। एकदम एक्यूरेट एनालिसिस है ये। एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी में इलेक्टेड हाउसेस की सुप्रीमेसी ही प्रिवेल करनी चाहिए। वो बिल सिग्नेचर के बाद कानून बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। तो प्रोसेस तो हमने अच्छे से समझ ली दोस्तों, लेकिन क्या संविधान का हर एक वर्ड या हर एक छोटा मोटा आर्टिकल बदलने के लिए इस इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको किसी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के एक्सेस कंट्रोल की तरह देखूं, तो शायद पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो। उस बिल्डिंग में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो आम एम्प्लॉयज के लिए बड़े आराम से खुल जाते हैं, कुछ फ्लोर्स पर जाने के लिए एक स्पेशल एक्सेस कार्ड चाहिए होता है, और जो सबसे अंदर की तिजोरियां हैं उनके लिए तो एकदम टॉप लेवल क्लियरेंस लगता है। वाह, ये एक्सेस कंट्रोल वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स के 3 अलग-अलग लेवल्स या फ्लेवर्स कह लीजिए मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं, जो उस बिल्डिंग की लॉबी या रिसेप्शन की तरह है। हाँ, जहां एंट्री सबसे आसान है। लेवल 1 है संसद के सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से होने वाला बदलाव। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? टेक्निकली और लीगली इन बदलावों को आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता। वेट, सच में? संविधान के पन्नों में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन उसको ऑफिशियली आर्टिकल 368 वाला संशोधन नहीं माना जा रहा। हाँ। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इतनी आसानी से बदला जा सकता है? ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जो देश के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे किसी नए स्टेट को इंडिया में शामिल करना हो, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री या उसका नाम बदलना हो। अच्छा। इसके अलावा सिटीजनशिप के रूल्स, पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कैसे होगा, या कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करना, ये सब बस साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। यानी उस वक्त हाउस में जितने लोग मौजूद हैं, बस उनके 50% से एक ज्यादा वोट मिल गया और काम हो गया। इसके पीछे का लॉजिक तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। अगर सरकार को किसी स्टेट का नाम बदलने जैसे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए भी वो 2/3 वाला मैथ बिठाना पड़े, तो पार्लियामेंट का आधा टाइम और एनर्जी तो बस इसी में वेस्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन जब बात उन राइट्स की आती है जो डायरेक्टली एक आम नागरिक की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पर हमारा दूसरा लेवल आता है, राइट? वो सिक्योर रूम जहाँ जाने के लिए स्पेशल एक्सेस कार्ड चाहिए। बिल्कुल सही। वो सेकंड लेवल है संसद की स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अमेंडमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे कोर हिस्से हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपीज, वो इस प्रोसेस के थ्रू बदले जाते हैं, जो हमारी आजादी और सरकार की पॉलिसी से जुड़े हैं। हाँ, इनको बनाते वक्त मेकर्स ये मेक श्योर करना चाहते थे कि कल को कोई भी रूलिंग पार्टी सिर्फ अपने छोटे मोटे मेजॉरिटी के दम पर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स ना छीन लें। इसलिए यहां पर वो ब्रॉड नेशनल कंसेंसस, वही 50% एब्सोल्यूट फ्लोर और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली स्ट्रिक्ट कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। ये तो हुई आम नागरिक और सेंटर गवर्नमेंट के बीच पावर को बैलेंस करने की बात। लेकिन अब आते हैं उस तीसरे लेवल पर, यानी टॉप लेवल क्लियरेंस। ओह, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। हाँ, जहां मामला सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से सॉल्व नहीं होता, बल्कि आपको स्टेट्स के पास भी परमिशन मांगने जाना पड़ता है। ये सबसे कॉम्प्लेक्स और रिजिड लेवल है। यहाँ आपको संसद की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में देश के कम से कम आधे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज का अप्रूवल भी चाहिए। जब भी कोई बिल देश के फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा भी टच करता है ना, मतलब सेंटर और स्टेट्स के पावर्स के बैलेंस को हिलाता है, तो पार्लियामेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। मतलब आधे स्टेट्स की सहमति कंपलसरी है? हाँ, पार्लियामेंट से पास होने के बाद बिल स्टेट्स के पास भेजा जाता है, फिर वहां कम से कम 50% स्टेट्स को अपनी स्टेट असेंबली में उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। अगर दोस्तों हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर्स क्या रहेंगी, या सेंटर और स्टेट्स के बीच लॉ बनाने की पावर्स का बंटवारा जो 7th शेड्यूल में है, ये सब इस सबसे मुश्किल कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक और कमाल की बात है। वो क्या? खुद आर्टिकल 368 जो संविधान बदलने का रूल है,
उसको बदलने के लिए भी इस थर्ड लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप गेम के रूल्स तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आधे प्लेयर्स उस पर अग्री ना कर लें। अरे वाह, ये तो वाकई संविधान की मैच्योरिटी दिखाता है। स्टेट सिर्फ चुपचाप देखने वाले दर्शक नहीं है, उनकी पावर सेफ है। हाँ, थ्योरी में तो यही लगता है। लेकिन और मुझे लगता है हमें इस एंगल पर जरूर बात करनी चाहिए। पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है जितनी दूर से लगती है। जब हम क्रिटिक्स या आलोचना करने वालों के नजरिए से इस पूरे सिस्टम को देखते हैं तो कुछ ऐसी लूपहोल्स दिखती हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। क्रिटिक्स तो हमेशा रहेंगे और उनकी कुछ बातें वैलिड भी हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो यही आता है कि इंडिया में अमेरिका की तरह कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन यानी कोई विशेष संविधान सभा बुलाने का रूल ही नहीं है। जो पार्लियामेंट आम कानून बनाती है वही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल रही है। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी फिलॉसफिकल डिबेट है लॉ सर्कल्स में। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि ऑर्डिनरी लॉ बनाना एक लेजिस्लेटिव काम है और कॉन्स्टिट्यूशन बदलना एक सॉवरेन काम है। अगर आप दोनों एक ही बॉडी को दे दोगे तो फ्यूचर में पावर का मिसयूज हो सकता है। और इसके अलावा स्टेट्स की पावर्स को लेकर भी क्रिटिक्स बहुत पॉइंट आउट करते हैं कि उनके पास पावर बहुत कम है। सही कह रही हैं। मैं देख रही थी, अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, वहां अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमा भी चेंज करना हो ना तो 3/4 यानी 3/4 स्टेट्स का अग्रीमेंट लगता है। यानी 50 में से कम 38 स्टेट्स का हाँ बोलना जरूरी है। ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। बहुत टफ है वहां। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, सबसे सीरियस फेडरल इश्यूज पर भी सिर्फ आधे स्टेट्स की जरूरत है। अगर बाकी के आधे स्टेट्स मिलकर बहुत स्ट्रांगली इसका विरोध भी कर रहे हों, तब भी वो बिल को नहीं रोक सकते। तो क्या सच में स्टेट्स के अधिकार सेफ हैं? क्रिटिक्स इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फ्रेम करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी एक कमी जो पॉइंट आउट की जाती है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन स्टेट्स के लिए कोई टाइम लिमिट ही सेट नहीं की है। ओह, मतलब स्टेट्स कितने दिन में पास करेंगे ये फिक्स नहीं है। नहीं। जब पार्लियामेंट बिल पास करके स्टेट्स के पास भेजती है तो स्टेट्स को उसे महीनों में पास करना है या सालों में, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। एक स्टेट असेंबली चाहे तो उस बिल को बस अपने ड्रॉअर में डालकर बैठ सकती है और इन्फिनिट टाइम तक उसको लटका सकती है। बाप रे, ये तो सच में बड़ा लूप होल है। और तो और कहीं पर भी ये क्लियरली नहीं लिखा है कि अगर किसी स्टेट ने एक बार अपनी मर्जी से हाँ कह दिया तो क्या वो फ्यूचर में अपनी कंसेंट वापस ले सकता है, क्या वो अपना माइंड चेंज कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा लीगल ग्रे एरिया है। और फिर वो जो डेडलॉक होने पर जॉइंट सिटिंग ना होने वाला मुद्दा हमने पहले डिस्कस किया था, क्रिटिक्स उसको भी पॉइंट आउट करते हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रोसेस इतनी साइलेंट और कंफ्यूजिंग है कि हर बड़े अमेंडमेंट के बाद केस घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाता है। जुडिशरी को बार बार इंटरफेयर करना पड़ता है। तो ऐसे में दिमाग में आता है कि क्या सच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से इतनी बड़ी गलती हो गई थी? अब यहाँ पर ना हमें पिक्चर का दूसरा साइड देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हमें संविधान निर्माताओं के विजन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उन्हें इन सारी आलोचनाओं का पहले से ही आभास था। तो उन्होंने ऐसा क्यों छोड़ा? उन्होंने डेलिबरेटली बहुत सोच समझकर कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को चुना। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीच दी थी वो इस पूरी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करती है। उन्होंने कहा था, हम इस संविधान को जितना हो सके उतना ठोस और परमानेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन एक रिजिड और परमानेंट संविधान एक नेशन की प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देता है। मतलब देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। राइट। उनका कहना था कि अगर एक नए उभरते हुए देश को पुराने और कड़क रूल्स में बांध दिया गया तो वो देश कभी अपनी फुल कैपेसिटी तक ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच थी और शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में थी। उन्होंने क्लियर किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस डॉक्यूमेंट पर कोई ऐसी आखिरी मोहर नहीं लगाई है जिसे कभी तोड़ना पॉसिबल ना हो। बिल्कुल। अंबेडकर जी ने एक्चुअली डीपली स्टडी किया था कि कैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रिजिड रूल्स की वजह से समटाइम्स बहुत ज़रूरी बदलाव भी डेकेड्स तक अटके रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने इंडिया के लिए एक सिंपल येट सेफ प्रोसेस डिज़ाइन की। अरे वाह! और पता है, जो बड़े फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी हमारी इस सिस्टम की बहुत तारीफ की है। जैसे केसी वेयर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इसको फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का एक बेटर बैलेंस कहा है। उनके हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग लेवल की प्रोसेस रखना एक ब्रिलियंट मूव था।
और ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे फेमस स्कॉलर का भी यही मानना था ना कि ये अमेंडमेंट प्रोसेस ही इफेक्टिवली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हिस्सा है। एग्जैक्टली। ऑस्टिन ने इसको बहुत हाईली रेट किया है। तो दोस्तों, अगर हम इन दोनों साइड्स यानी आलोचना करने वालों और इसे बनाने वालों के आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। हाँ। प्रोसेस में लूपहोल्स हो सकती हैं। शायद स्टेट्स के पास वीटो पावर थोड़ी कम है, शायद टाइम लिमिट ना होना सच में एक कमी है। लेकिन अगर हम पिछले 70-75 सालों की हिस्ट्री देखें तो इसी प्रोसेस ने इंडियन डेमोक्रेसी को टूटने से बचाया है। ये प्रोसेस इतनी लचीली नहीं है कि कल को कोई मैसिव मेजॉरिटी वाली सरकार आए और रातों रात डिक्टेटरशिप लागू कर दे। सही बात है। और ना ही ये इतनी ज्यादा रिजिड है कि सोसाइटी की बदलती नीड्स के हिसाब से नए राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन या पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े ही ना जा सकें। अगर मैं इस पूरी चर्चा को थोड़े शब्दों में सम अप करूं तो बस यही कहूंगा कि इंडिया का संविधान किसी म्यूजियम में रखी हुई कोई पुरानी बुक नहीं है जिसे आप बस दूर से ग्लास के बाहर से देखें। ये कंप्लीटली एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये अपने पास्ट और अपने मेकर्स के स्ट्रगल्स की पूरी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने से भी नहीं रोकता। ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है। ये एवोल्यूशन ही तो डेमोक्रेसी की असली खूबसूरती है। लेकिन इस पूरे डीप डाइव के एंड में आते आते मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल घूम रहा है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, और मुझे लगता है हम सबको इस बारे में थोड़ा डीपली सोचना चाहिए। ऐसा क्या ख्याल है? मैं भी सुनना चाहूंगा। अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे खुद आर्टिकल 368 को भी पार्लियामेंट स्टेट्स के साथ मिलकर अमेंड कर सकती है, यानी संविधान बदलने की उस मास्टर की का डिजाइन भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, टियर 3 अमेंडमेंट से बिल्कुल। तो जरा कड़ियां जोड़िए और सोचिए, अगर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उस केशवानंदा भारती केस में वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का थ्योरी नहीं निकाला होता, एक ऐसा थ्योरी जिसका जिक्र ओरिजिनल संविधान की किताब में दूर दूर तक कहीं नहीं था, तो क्या होता? ओह, आप वहां जा रहे हैं? हाँ, क्या फ्यूचर की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पार्लियामेंट और आधे से ज्यादा स्टेट्स में मैसिव मेजॉरिटी हो, वो सिर्फ अपने उस बहुमत के नशे में पूरे के पूरे संविधान को, हमारी डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, लीगैलिटी का मुखौटा पहनकर पूरी तरह पलट सकती थी? ये थॉट सच में बहुत चिलिंग है। राइट? क्या एक इस लिविंग डॉक्यूमेंट को उसकी अपनी ही मौत से बचाने के लिए खुद संविधान के पन्नों के बाहर से आए एक जुडिशियल ऑर्डर, एक अदालती फैसले की जरूरत पड़ गई थी? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पार्लियामेंट की पावर की किसी भी डिबेट में हमेशा सेंटर में रहेगा। असली पावर कहाँ होनी चाहिए? आज की मेजॉरिटी के पास या उन फंडामेंटल वैल्यूज के पास जिन पर यह देश खड़ा किया गया था? और दोस्तों, इसी बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की अपनी इस डीप डाइव चर्चा से यहीं विदाई लेते हैं। इस सवाल को आज अपने साथ ले जाइए, इस पर विचार कीजिए और खुद इस विषय पर और अधिक पड़ताल करते रहिए। नमस्कार।